कितने हो गए, 3 इधर 6, 6 दूनी 12 यानी कि 12। तो 12 8 20 4 24 8 32 यानी कि परमानेंट दांत जो होते हैं 32 होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू 2 in 1 स्टडी चैनल। तो आज हम लोग फिर से बायोलॉजी का एक सेशन लेके आए हैं जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र को एक्सप्लेन फुल डिटेल में करेंगे, वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो देखते हैं बिना टाइम बर्बाद किए हुए। तो बायोलॉजी पढ़ना है, इसका मतलब बायो देखते हैं। बायो का मतलब होता है जीव और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन, यानी कि जीव का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। तो देखते हैं कि ये यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि जीव का यानी कि लाइफ का जो इकाई है क्या है, यानी कि यूनिट ऑफ लाइफ हो गया सेल यानी कि कोशिका। यानी कि बहुत सारे सेल मिल जाएंगे तो टिश्यू का निर्माण करेंगे, यानी कि ऊतक का निर्माण करेंगे। और बहुत सारे ऊतक जब मिलेंगे तो टिश्यू सिस्टम बनाएंगे, टिश्यू सिस्टम यानी कि ऊतक समूह। और जब बहुत सारे ऊतक समूह मिल जाएंगे तो एक यंत्र यानी कि बनेगा ऑर्गन। बहुत सारे टिश्यू मिलके एक ऑर्गन बनेगा। जैसे हो गया आपका लीवर, किडनी, लंग्स, उसके बाद हार्ट हो गया, ये सब क्या है, ऑर्गन हो जाएगा। यानी कि बहुत सारे ऑर्गन जब मिलेंगे तो बनेगा ऑर्गन सिस्टम, यानी कि ऑर्गन सिस्टम बनेंगे। जैसे ऑर्गन सिस्टम जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी, रिप्रोडक्टिव, ये सब क्या है, ऑर्गन सिस्टम है। और जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिल जाएंगे तो ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म बनेंगे, यानी कि हम बनेंगे, यानी कि मैं, यानी कि एक मनुष्य का निर्माण होगा। मनुष्य का निर्माण कैसे हुआ, कोशिका से। बहुत सारे कोशिका मिलकर एक टिश्यू बना, ऊतक बना, बहुत सारे ऊतक मिलकर एक टिश्यू सिस्टम बना, ऊतक समूह बना। और बहुत सारे ऊतक समूह मिलकर टिश्यू सिस्टम मिलकर ऑर्गन बना, बहुत सारे ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बना। ऑर्गन सिस्टम डाइजेस्टिव, पाचन तंत्र, सर्कुलेटरी, रिप्रोडक्टिव, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, ऐसे करके बहुत सारे ऑर्गन बना। और बहुत सारे ऑर्गन मिलके ऑर्गेनिज्म का निर्माण हुआ। यानी कि और यही हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गन सिस्टम, यानी कि हमारा शरीर कितने ऑर्गन सिस्टम मिलके चलते हैं। हमारा शरीर है जो 8 ऑर्गन सिस्टम से मिलके चलता है। तो एक एक करके उसका नाम लिखते हैं। पहला है डाइजेस्टिव सिस्टम, दूसरा है सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा नर्वस सिस्टम, चौथा स्केलेटल सिस्टम, उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम, अगला है स्केलेटल रेस्पिरेटरी, उसके बाद इंडोक्राइन, ENDOCR, इंडोक्राइन सिस्टम, उसके बाद रिप्रोडक्टरी सिस्टम, अगला है एक्सक्रेटरी, EXCRARETO, एक्सक्रेटरी सिस्टम। यानी कि जो ये 8 तंत्र है उसका हिंदी में भी नाम लिख देते हैं। हिंदी में है पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, यानी कि नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, कंकाल तंत्र,
रेस्पिरेटरी श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र। इंडोक्राइन अंतःस्रावी तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र। उसके बाद रिप्रोडक्टिव प्रजनन, प्रजनन तंत्र। उसके बाद एक्सक्रेटरी उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र। तो ये 8 तंत्र मिलके हमारा शरीर चलता है। डाइजेस्टिव मतलब हो गया मुख हो गया, ग्रास नली, अग्नाशय, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब मिलके एक डाइजेस्टिव सिस्टम का निर्माण होता है। उसके बाद सर्कुलेटरी हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हम बता चुके हैं, आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है जरूर देखिए। नर्वस का तंत्रिका तंत्र, स्केलेटल हड्डी वाला, और रेस्पिरेटरी श्वसन वाला। इंडोक्राइन इसमें हार्मोन के बारे में पढ़ा जाएगा। रिप्रोडक्टिव यानी कि जब बच्चे जन्म लेता है तो कैसे लेता है, रिप्रोडक्टिव में। एक्सक्रेटरी उत्सर्जन यानी कि शरीर से जो अवशिष्ट पदार्थ है उसको जो बाहर किया जाता है वो एक्सक्रेटरी सिस्टम द्वारा। तो देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, ये क्या करता है, यानी कि पाचन तंत्र क्या है, पाचन क्या है। तो इट इज अ सिस्टम, यह एक पद्धति है, यानी कि ये एक सिस्टम है विच ब्रेक्स डाउन कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस इनटू सिंपलर ऑब्जर्वेबल, यानी कि इसमें जटिल खाद्य पदार्थों को एक खंडित टुकड़ों में काट कर यानी कि तोड़कर, मतलब तोड़ता है, फ्रॉम बाय अ मेथड ऑफ कैटाबोलिज्म एंड एनाबोलिज्म, यानी कि इस विधि से, जिस विधि का नाम है एक कैटाबोलिज्म एक एनाबोलिज्म, यानी कि काटने और पीसने की विधि द्वारा इस चीज़ को तोड़ा जाता है, यानी कि खाना को यानी फूड को तोड़ा जाता है। किस लिए, टू ऑब्टेन एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर, यानी कि ग्रोथ है बढ़ने और शरीर में रिपेयरिंग करने के लिए एनर्जी प्राप्त करता है। यानी कि एक भाषा में कहा जाए तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो जटिल खाद्य पदार्थों को खंडित टुकड़ों में तोड़कर, वो इस विधि का नाम है काटने और पीसने की विधि द्वारा पूरे तोड़कर और इसमें से एनर्जी लेकर पूरे शरीर के अन्य भाग में, मतलब पूरे भाग में पहुंचाता है। क्यों, क्योंकि इससे शरीर ग्रोथ हो और रिपेयर हो। इस सिस्टम को फिगर वाइज समझते हैं, देखते हैं। ये आपका हो गया माउथ, यानी कि मुख। ये आपका हो गया बकल कैविटी, बकल कैविटी यानी कि मुख गुहा। ये आपका हो गया ओसोफेगस, ओसोफेगस यानी कि हो गया ग्रास नली, ग्रास नली। ये आपका हो गया स्टोमक यानी कि अमाशय, अमाशय। ये आपका हो गया लीवर, यकृत। ये आपका हो गया गाल ब्लैडर, गाल ब्लैडर यानी कि हो गया पित्त थैली। ये आपका हो गया अग्नाशय, अग्नाशय यानी कि पेंक्रियाज, पेंक्रियाज। ये आपका हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन। यह हो गया लार्ज इंटेस्टाइन,
छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत, छोटी आंत। लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। ये आपका हो गया एनस, दिख रहा है एनस, ANUS, एनस मतलब होता है गुदा। तो इस तरीका से ये चीज़ चलता है। खाना यहाँ से जाता है इस तरीका से, यहाँ ऐसे होते हुए अमाशय में होते हुए लीवर से पित्त रस निकलता है। उसके बाद ये अग्नाशय से भी रस निकलता है, अग्नाशय रस। उसके बाद होते हुए जाता है छोटी आंत में, छोटी आंत में अवशोषण होता है, उससे भी आंत रस भी निकलता है। उससे मिलने के बाद यहाँ छोटी एक अपेंडिक्स होता है, APPENDIX, अपेंडिक्स। ये अपेंडिक्स है। तो ये यहाँ से होते घूमते 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 यहाँ आता है, यहाँ कनेक्शन है छोटी आंत और बड़ी आंत का कनेक्शन। अब यहाँ पाचन की क्रिया समापन हो गया। उसके बाद यहाँ से ऐसे ये अब इसमें अवशिष्ट पदार्थ बच गया था, इसमें जल का अवशोषण भी होता है और ये मल एक तरह का मल हो गया, यहाँ से होते हुए शरीर से बाहर हो जाता है। तो पहले एक एक चीज़ को माउथ से समझते हैं इस चीज़ को। तो देखते हैं माउथ। तो माउथ में सबसे पहले क्या दिखता है? माउथ में सबसे पहले दिखता है टीथ। टीथ, टीथ मतलब होता है दांत, दांत। चलिए एक चीज़ इसमें जानते हैं कि पूरा आहार नाल है, यानी कि मुख से लेकर गुदा तक, ये इसकी लंबाई है लगभग 9 मीटर, लगभग 9 मीटर, यानी कि 30 फीट के आसपास, 30 फीट के आसपास है। तो इसमें से जो छोटी आंत की लंबाई है, यहाँ लिख देते हैं छोटी आंत की लंबाई है, वो लगभग 6.5 मीटर का होता है। और बड़ी आंत की लंबाई होता है, बड़ी आंत की लंबाई लगभग होता है 1.5 मीटर। ये छोटी आंत की लंबाई 6.5 मीटर और बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर। और ये देख रहे हैं ओसोफेगस यानी कि ग्रास नली, ये 1 मीटर का लगभग में होता है। तो 1 मीटर का होता है, तो लगभग 6.5 और 1.5 कितना हो गया? 8 मीटर और 1 9 मीटर। तो ये लगभग आहार नाल की लंबाई लगभग 9 मीटर है, यानी 9 मीटर में खाना जो है घूमते हुए शरीर से अवशोषण होकर और बाहर हो जाता है। तो देखते हैं सबसे पहले दांत, यानी कि दांत देखते हैं, दांत को देखते हैं। यानी कि दांत को जब देखना है तो सबसे पहले दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो दांत 2 प्रकार के होते हैं। एक परमानेंट दांत, परमानेंट टीथ, और दूसरा टेम्पोररी टीथ, टेम्पोररी टीथ। आगे है तो परमानेंट दांत को बोलते हैं अस्थाई दांत, अस्थाई दांत। टेम्पोररी टीथ को बोलते हैं यानी कि जो कुछ दिन के लिए होता है, जिसको बोलते हैं मिल्क टीथ, मिल्क टीथ, यानी कि दूध के दांत, दूध के दांत। ये देखिए परमानेंट दांत जो होता है वो पहले लिखते हैं मिल्क टीथ होता है, वो जन्म से लेकर यानी कि 24 मंथ, यानी कि 24 मंथ तक जो दांत होता है वो दूध के दांत होता है, यानी कि मिल्क टीथ होता है। 24 मंथ तक जो दांत होता है वो मिल्क टीथ होता है। लेकिन 24 मंथ के बाद जो भी दांत होता है आफ्टर 24 मंथ के बाद जो भी दांत होता है वो परमानेंट टीथ होता है, अस्थाई दांत होता है। तो अस्थाई दांत कितने होते हैं और टेम्पोररी टीथ कितने होते हैं, तो उसको देखते हैं। जैसे देखते हैं दांत 4 प्रकार के होते हैं, दांत 4 प्रकार के होते हैं। पहला इंसीजर, NCIES1 इंसीजर, दूसरा केनाइन, तीसरा होता है प्रीमोलर, प्रीमोलर, और अगला होता है मोलर। हिंदी में इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको क्रीदंत, इसको बोलते हैं रदनक, या भेदक। प्रीमोलर के बोलते हैं अग्रचवर्णक, और मोलर मतलब होता है चवर्णक, मोलर मतलब चवर्णक।
तो देखते हैं इंसीजर कितने होते हैं, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। तो देखते हैं एक दांत का फिगर बना लेते हैं इस तरीके से, दिख रहा। तो ये चार भाग में बांट दिए इसको। तो ये बीच वाला से इधर 1 2 एक तरफ का लेते हैं, इधर भी 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले देते हैं कृदंत होता है। यहाँ देखिए कृदंत कितने होते हैं, तो कृदंत जो आगे वाला जो होता है बीच भाग में इसको बांट लिए थे, एक ये 2, ऊपर से 2 और इधर भी 2, यानी कि 4, ऊपर 4 हो गया। तो बोलते हैं इंसीजर। इंसीजर हो गया 4। उसके बाद एक नोकीला इधर भी होता है, एक नोकीला इधर भी होता है, नोकीला टाइप के, जिसको बाघ जैसा बोलते हैं, जो बाघ में निकला हुआ रहता है वो, तो वो होता है केनाइन। इधर भी केनाइन है, इधर भी केनाइन है। उसके बाद अग्र चवर्णक, ये परमानेंट टीथ का बात कर रहे हैं। तो ये अग्र चवर्णक 1 2, अग्र चवर्णक 2 होते हैं, इधर भी 2 इधर भी 2। तो ये होते हैं प्रीमोलर। उसके बाद 3 होते हैं, 1 2 3, यानी कि 3 जो हो गया वो मोलर हो गए, यानी कि चवर्णक हो गया। ये हो गया प्रीमोलर, इधर भी लिखे थे 1 2 3, ये हो गया मोलर। यानी कि इधर देखिए इंसीजर 2, केनाइन 1, प्रीमोलर 2 और मोलर 3, यानी कि एक तरफ का दांत कितने, इंसीजर कितने हो गए, 1 2 2 और 2 4, फिर जितना ऊपर उतना ही नीचे, तो कितना 4 ऊपर 4 नीचे, तो कितना हो गया कृदंत 8 हो गया। भेदक कितने हो गए, यानी कि केनाइन कितने हो गए, तो 1 इधर 2 और जितना ऊपर उतना ही नीचे, तो नीचे भी 2, तो 4 हो गए। कितना हो गया, 4 हो गया। उसके बाद प्रीमोलर कितने हो गए, तो 2 इधर 2 इधर, 4 ऊपर भी 4 नीचे भी 4, तो कितना हो गया 8 हो गए। और चवर्णक कितने, नीचे इधर यहाँ कितने हो गए, 3 इधर 3 इधर, 6 दूनी 12, यानी कि 12। तो 12 8 20 और 4 24 8 32, यानी कि परमानेंट दांत जो होते हैं 32 होते हैं, यानी कि परमानेंट दांत 32 होते हैं। उसी प्रकार इसमें देखते हैं मिल्क टीथ में कितने होते हैं, तो मिल्क टीथ में 20 होते हैं। वो कैसे होते हैं उसको भी समझ लेते हैं। चलिए अब देखते हैं मिल्क टीथ, यानी कि मिल्क टीथ। मिल्क टीथ जो 24 मंथ तक होता है वही, तो मिल्क टीथ होते हैं 20। तो इसको देखते हैं क्या होता है। इंसीजर केनाइन, प्रीमोलर और अगला मोलर। तो इंसीजर होता है, जब ये दांत बता रहे थे उससे हम बता रहे थे कि ये 2 इधर से 2 और इधर से 2, ये आपका हो जाएगा इंसीजर। और उसके बाद नोकीला वाला केनाइन, और 2 वाला होता है मोलर, प्रीमोलर, और ये 3 फिर से होता है मोलर। इंसीजर केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। तो होता क्या है, जब मिल्क टीथ में इंसीजर उतना ही होता है, केनाइन भी होता है। प्रीमोलर इंसीजर हो जाएगा 2 इधर 4 4 दूनी 8, केनाइन 1 2 3 4 हो जाएगा केनाइन। प्रीमोलर 0 होता है, यानी कि ये 2 वाला दांत नहीं होता है। और जो मोलर 3 गो होता है, मोलर यहाँ से प्रीमोलर यहाँ हो गया, और मोलर 3 गो होता है, इसमें 2 ही होता है, यहाँ 3 गो यहाँ 2 हो जाएगा। यानी कि परमानेंट में यहाँ 3 होता है, लेकिन बच्चा में हो जाता है 24 मंथ तक जो दांत होता है उसमें मोलर यहाँ 2 होता है, तो 2 यहाँ 4 और 4 दूनी 8। इसका मतलब 8 और 8 4 12 8 20, यानी कि जो बच्चे के दांत होते हैं उसमें 20 दांत होते हैं। इंसीजर 8 गो, केनाइन 4 गो, प्रीमोलर 0 और मोलर 8 गो, दोबारा मोलर। तो इस तरीका से बच्चे के दांत होते हैं। अब देखते हैं कि ये दांत है क्या और होता क्या है। आगे देखते हैं, एक होता है विजडम टीथ, यानी कि हिंदी में बोलते हैं अक्ल के दांत, अक्ल के दांत। ये होते हैं 4। अब ये 4 एक्स्ट्रा थोड़ी है, एक्स्ट्रा नहीं है। जब 32 दांत होते हैं ना, तो लास्ट वाला यहाँ जो लिखे हैं लास्ट वाला, एक यहाँ और एक यहाँ और एक यहाँ, ये चारों विजडम टीथ 4 होते हैं, यानी कि अक्ल के दांत 4 होते हैं। वो 24 ईयर के बाद ही उगते हैं, यानी कि विजडम टीथ 24 ईयर के बाद ही होते हैं। अब समझते हैं दांत का। तो दांत का एक फ़ोटो बना लेते हैं यहाँ से। ये दांत है।
तो दांत में होता क्या है, दांत का जो उजला वाला भाग होता है, दांत का उजला वाला भाग होता है उसको बोलते हैं इनामेल, उसको बोलते हैं इनामेल, इनामेल उसको बोलते हैं इनामेल। ठीक है। और जो दांत का जो अंदर में जो पीला वाला भाग होता है, दांत के अंदर में होता है, उसको बोलते हैं डेंटाइन, डेंटाइन उसको बोलते हैं डेंटाइन। दांत का 1/3 भाग ऊपर और 2/3 भाग नीचे धंसा हुआ रहता है मसूड़े में, यानी कि दांत जो है उसका 1/3 भाग ऊपर रहता है और 2/3 भाग नीचे। अगर टोटल मान लिया जाए कि 3 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर ऊपर रहता है और 2 सेंटीमीटर नीचे रहता है। एक माना हुआ है कि मान लिया कि 3 सेंटीमीटर का दांत है तो 1 सेंटीमीटर ऊपर और 2 सेंटीमीटर नीचे धंसा हुआ रहता है, तभी तो बेस पकड़े हुए रहता है। तो इसी वजह से उसको दांत को 2/3 भाग नीचे धंसा हुआ रहता है। अब जो दांत जो होता है बच्चे में, वो उस सेल का नाम है ओडेंटोब्लास्ट सेल, ओडेंटोब्लास्ट सेल, ओडेंटोब्लास्ट सेल। इसीलिए दांत के अध्ययन को, स्टडी ऑफ टीथ को बोला जाता है ओडेंटोब्लास्ट सेल, बोला जाता है ओडेंटोब्लास्ट, सॉरी ओडेंटोलॉजी, ओडेंटोलॉजी LOGY, ओडेंटोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ टीथ। दांत के अध्ययन को ओडेंटोलॉजी बोलते हैं, दांत के अध्ययन को ओडेंटोलॉजी बोलते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं टंग के बारे में, मतलब जीभ यानी कि जिह्वा। तो टंग जो होते हैं, टंग का अलग अलग एरिया का अलग अलग टेस्ट होता है, उसका स्वाद होता है, अलग अलग स्वाद होता है। उसको देख लेते हैं। जैसे आगे वाला भाग है, ये आगे वाला भाग, इससे मीठा स्वाद पता चलता है, मीठा। और यहाँ वाला जो है पश्च भाग यानी कि जो साइड वाला भाग है उसमें साल्टी, साल्टी स्वाद आता है यानी कि नमकीन। और यहाँ जो है नीचे वाला भाग है, यहाँ से आता है सावर यानी कि खट्टा। और यहाँ से आता है, यहाँ से आ जाएगा आपका बीटर, बीटर मतलब करवा। और यहाँ से भी सावर है तो यहाँ भी सावर होगा, खट्टा। और यहाँ से आएगा साल्टी है तो यहाँ भी साल्टी, साल्टी। तो और बीच में आता है मिक्स्ड टेस्ट, आता है मिक्स्ड टेस्ट, मिक्स्ड टेस्ट। तो बीच में मिक्स्ड टेस्ट आता है, यानी कि आगे वाला भाग से, जीभ के आगे वाला भाग से मीठा आता है, साइड वाला भाग से साल्टी या नमकीन, और नीचे वाला में सावर खट्टा, और फिर सबसे पीछे वाला भाग उसमें कड़वा स्वाद का पता चलता है। तो ये बीच में मिक्स्ड आता है। अब कहिए कि मिर्ची कैसा स्वाद है, मिर्ची तो वो कैसा स्वाद है, तो स्वाद नहीं है, वो जलन है, वो जलन है, वो जलता है। आप हाथ पर भी लगा लीजिएगा तो जलता है, तो स्वाद नहीं है, वो जलन है, यानी कि उसको बर्न बोलते हैं। तो इस तरीके से जीभ में इस तरह का स्वाद पता चलता है। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि मुख में जीभ हो गया, दांत हो गया। अब इसमें आता है लार। लार जो होता है, लार ग्रंथि से निकलता है, लार ग्रंथि से निकलता है। सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलता है, सलाइवा यानी कि लार निकलता है। तो 3 तरह का लार ग्रंथि होता है। तो पहला देखते हैं, एक होता है कान के पास जिसको बोलते हैं कर्णपूर्ण ग्रंथि, कर्णपूर्ण ग्रंथि, कर्णपूर्ण ग्रंथि। अंग्रेजी में उसको बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं उसको पैरोटिड ग्लैंड, अंग्रेजी में पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड। यानी कि लार ग्रंथि जो होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड 3 तरह से होते हैं। एक होता है कर्णपूर्ण ग्रंथि, दूसरा होता है एक नीचे होता है, यानी कि लार ग्रंथि
तीन जोड़ी पाया जाता है। तीन जोड़ी, इसका मतलब है कि तीन जोड़ा कान के पास, जिसको बोलते हैं कर्णपूर्ण ग्रंथि, एक कान के इधर दूसरे कान के इधर, यानी कि कान के इधर जो होता है उसको बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड। एक कान के पास यहाँ होता है, एक कान के पास यहाँ पे, उसी से लार का स्रावन होता है, तो उसको कर्णपूर्ण ग्रंथि बोलते हैं। और नीचे एक होता है लोअर जॉ, यानी कि जौ के नीचे, जबड़ा के नीचे, जबड़ा के नीचे होता है एक, यानी कि जबड़ा के नीचे और दो जबड़ा के ऊपर, दो जबड़ा के ऊपर और दो जबड़ा के नीचे, दो हुआ चार हो गया, और दो कान के पास 6 हो गया। तो जबड़ा के जो ऊपर होता है उसको बोलते हैं सब मैक्सिलरी, मैक्सिलरी, जबड़ा के ऊपर रहता है सो सब मैक्सिलरी, और जो जबड़ा के नीचे रहता है उसको बोलते हैं सब मैंडिबल, सब मैंडिबल, सब मैंडिबल ग्लैंड। यानी कि तीन जोड़ी हो गया ना, कान के पास, दोनों कान के पास होते कर्णपूर्ण ग्रंथि जिसको पैरोटिड ग्लैंड बोलते हैं, और जौ के जो ऊपर बोलता है उसको सब मैक्सिलरी ग्लैंड बोलते हैं, जो जबड़ा के ऊपर रहता है। और जो जबड़ा के नीचे जो रहता है सबमेंटो, जबड़ा यानी कि जीभ बोलते हैं, जीभ के नीचे से आपको दिखेगा कि कुछ ब्लू टाइप में आपको दिखेगा, वही ग्लैंड है। कौन ग्लैंड है? तो लार ग्रंथि, सलाइवरी ग्लैंड है। तो नीचे 2 होता है, 2 ऊपर होता है 4, और एक 2 कान के पास 6, दोनों कान के पास। अब देखते हैं लार की संरचना, लार की संरचना, लार की संरचना ये होता है। लार की संरचना में क्या है कि लार का पीएच मान 6.8 होता है, यानी कि हल्का अम्लीय होता है। 7 रहता है तो एकदम क्या होता है, न्यूट्रल रहता है। उसके बाद ये दिन में, एक दिन में 1.5 लीटर पर डे, 1.5 लीटर पर डे स्रावित होता है लार। उसके बाद लार जो होता है इसमें 70 से 90%, 70 से 90% H2O होता है, यानी कि जल होता है। उसके बाद जो बच गया उसमें एमाइलेज होता है, एमाइलेज या लिख सकते हैं उसको एमाइलेज, एमाइलेज या टाइलिन, PTLYN, पीटाइलिन, पीटाइलिन होता है, इसमें पीटाइलिन होता है। अब देखते हैं कि लार में क्या क्या संरचना, क्या क्या हुआ। तो 6.8 इसका पीएच मान, दिन में 1.5 लीटर स्रावित होता है। इसमें 70 से 90% जल होता है, और एमाइलेज या टाइलिन उसमें पाया जाता है। यानी कि जिस एंजाइम पाया जाता है टाइलिन में, जो एंजाइम पाया जाता है उस एंजाइम का नाम है, सॉरी एंजाइम, ENZYME, एंजाइम पाया जाता है, उस एंजाइम का नाम है कि क्या, एमाइलेज या टाइलिन। और एक बात और, इसमें कार्बोहाइड्रेट का पाचन 30% हो जाता है, यानी कि इसमें बक्कल कैविटी में, यानी कि मुख गुहा में, ये इसमें 30% कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है। तो बढ़ते हैं आगे। अब बढ़ते हैं कि इसमें ये फूड पाइप यानी ओसोफेगस, ग्रास नली के द्वारा, ग्रास नली में क्या होता है कि पाचन नहीं होता है, ग्रास नली में कोई पाचन नहीं होता है। ये शीतलन विधि से ये पचकता है, यानी कि शीतलन होकर के खानों को नीचे की ओर खसकाता है। तब इस पे पढ़ते हैं क्या, अमाशय। अब अमाशय की ओर बढ़ते हैं, की ओर बढ़ते हैं, अमाशय बनाते हैं फिगर। यही अमाशय हुआ। अमाशय में होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड यानी कि जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है, जठर रस निकलता है। जठर रस क्या निकलता है, उसमें HCl निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। जठर रस से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। इसमें 50% प्रोटीन का पाचन होता है, प्रोटीन, 50% प्रोटीन का पाचन होता है इसमें, जो अमाशय में। तो अमाशय में क्या गया है, खाना जब खाएं यहाँ से, तो यहाँ से खाना आया, कैसा खाना, कटा हुआ, मतलब एक टुकड़े टुकड़े में करके, उसमें सलाइवा मिला हुआ था। यहाँ से इस फूड पाइप से यहाँ आया खाना, उसमें अब क्या मिल गया, जठर रस मिल गया। जठर रस में क्या पाया जाता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसमें मिल गया। तो अब ये खाना अम्लीय हो गया। अम्लीय होने के बाद अब जो खाना आएगा, यहाँ बगल में देखिए, यहाँ से खाना, यहाँ खाना 4 से 5 घंटे इसमें रहते हैं। इसमें अम्ल होता है, इस अम्ल का HCl का pH मान होता है 1.5 से 2.5। इतना अम्लीय होता है कि अगर हाथ पर रख दिया जाए तो हाथ जला देगा। अब कहिएगा कि पेट क्यों नहीं जलता है, पेट इसलिए नहीं जलता है
क्योंकि जिस चीज़ से शराबित होता है उससे उसको थोड़ी ना जलाएगा। तो उसमें होता क्या है कि जो भी हम खाना खाते हैं, ऐसे देखने में तो खाना लगता है कि शुद्ध है, लेकिन बहुत सारा उसमें कीटाणु होते हैं जो दिखने पर पता नहीं चलता है। या कभी आप टैबलेट ऐसे खाए होंगे जो घाव पर रखा जाता है, वो टैबलेट जैसे कभी घाव हो जाए तो खाते हैं तो वो प्लास्टिक जैसा दिखता है, वो पानी में रखिएगा तो गलता नहीं है, लेकिन पेट में कैसे गल जाता है, वो HCl की वजह से। HCl इसको उस प्लास्टिक जैसा दिखता है, उसको गला देता है। वो प्लास्टिक नहीं रहता लेकिन गला देता है। इसके बाद खाना इसमें गया, सारा कीटाणु को मारा। अब इसमें क्या हो गया, खाना बन गया, यहाँ से आया तो इसमें HCl मिल गया, अब खाना बोलस हो गया वो, तो इससे आएगा तो यहाँ क्या है, लीवर है, लीवर यहाँ आ गया तो यहाँ से लीवर आएगा, लीवर, इसमें गॉल ब्लैडर। तो लीवर है यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, बड़ी ग्रंथि है। दिस इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इससे पित्त रस स्रावित होता है, पित्त रस स्रावित होता है। जो पित्त रस है ये हरा रंग का होता है, ये हरा रंग का और हल्का पीला भी होता है, ये हरा रंग का होता है। इसे स्रावित होने के बाद यहाँ इसे गॉल ब्लैडर यानी कि पित्त थैली में जमा हो जाता है। ये जमा होने के बाद इससे फिर स्रावित, जब खाना 4-5 घंटा या रहता है उसके बाद ये आगे की ओर बढ़ता है। तो इससे क्या मिलेगा, और मिलेगा पित्त रस मिलेगा। उसके बाद यहाँ आ गया अमाशय, अमाशय बोलते हैं, ये मिक्स्ड ग्लैंड है, मिक्स्ड ग्लैंड है यानी कि मिश्रित ग्रंथि है, यही एक ग्लैंड है जो मिश्रित ग्रंथि है। इससे भी कुछ एंजाइम निकलते हैं, तो ये एंजाइम निकलने के बाद फिर खाना में मिलते हैं। मिलने के बाद अब कहाँ जाएगा, छोटी आंत में जाएगा। तो छोटी आंत में जाने के बाद यहाँ भी आंत जूस होता है, आंत से जो रस निकलता है उसमें मिलता है। मिलने के बाद अवशोषण होता है, इससे अवशोषण होता है पूरा। अवशोषण होने के बाद होते होते पाचन की समापन कहाँ होता है, छोटी आंत में, यानी कि पाचन का समापन हो गया छोटी आंत में पाचन का समापन हो गया। अब यहाँ समापन होने के बाद यहाँ से अब बड़ी आंत में जाएगा। अब ये मल द्वार होता है, अब ये मल बन गया। अब इसका कोई काम नहीं, जितना प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट बसा है सारा वो अवशोषित कर लिया। अवशोषित करने के बाद पूरे शरीर को भेजेगा। अब शरीर में जो रिपेयर करेगा या ग्रोथ करेगा, पाचन से ही ना होता है तो ग्रोथ होता है, तो बच गया अवशिष्ट पदार्थ, वो बड़ी आंत में जाएगा। बड़ी आंत से यहाँ बड़ी आंत जिसको रेक्टम के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। यह बड़ी आंत में भी पानी का अवशोषण होता है, यानी कि जल का अवशोषण होता है। अवशोषण होने के बाद पूरे शरीर से बाहर आ जाएगा। तो यही हुआ कि यहाँ से पाचन की मुख से पाचन की शुरुआत हुआ, पाचन का समापन छोटी आंत में हुआ। छोटी आंत से अब जब पूरा खत्म हो गया पाचन, तो पूरा शरीर से ये बड़ी आंत के द्वारा यहाँ पर जमा रहता है। जब एक माइंड से वो कंट्रोल करता है, यहाँ जमा रहता है। यहाँ जमा होने के बाद जब माइंड से इन्फॉर्मेशन आता है तब यहाँ से बाहर एनएस के द्वारा निकल जाता है। तो इस तरीक़ा से पाचन होता है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।